हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। संसद वाला चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए भी ज़रूरी पड़ता है कंपैरेटिव अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी। तो इसीलिए इस वाली वीडियो में मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा का छोटा सा शॉर्ट वीडियो कंपैरेटिव पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ना है। हम पढ़ रहे थे संसद मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक। संसद का प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में क्या दी गई है? संसद जो किससे मिलकर बनेगी? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, ठीक है। अंग 3 होते हैं संसद के और सदन 2 होते हैं, ठीक। कौन कौन से सदन होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक। 2 सदन होते हैं। 79 में संसद दी गई है जिसमें कहा है संसद किससे मिलकर बनेगी? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। 79 में क्या है? संसद। और 80 में आर्टिकल 80 राज्यसभा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का प्रावधान करता है और आर्टिकल 81 आर्टिकल 81 लोकसभा का प्रावधान करता है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 80 में राज्यसभा दी गई है, 81 में लोकसभा दी गई है। पहला तो अंतर ये। फिर दूसरा, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। और मैंने जब आपको लोकसभा पढ़ाई थी तो इसके बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। ये अलग अलग से भी पूछे जाते हैं, आपको उनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह राज्यसभा के भी मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। भारत में इसको निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन। निम्न सदन। और मैंने आपको बताया था यूएस में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोलते हैं लोकसभा को यूएस में क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है यूएस में। और यूके में यानी कि ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। किसको? लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। इसी तरह राज्यसभा को भारत में उच्च सदन कहेंगे, शिक्षकों का सदन कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। उच्च सदन। अमेरिका में इसको सीनेट बोलते हैं, सीनेट बोलेंगे, ठीक है, सीनेट बोलेंगे। और यूके में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें अंतर है। इसको सीनेट बोलते हैं, यूएस में सीनेट बोलते हैं और यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। पहला तो हो गया नाम का अंतर। निम्न सदन, उच्च सदन, इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं, इसको अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, ठीक है। पहला है आर्टिकल 80, 81। दूसरा है इसको निम्न सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। तीसरा, लोकसभा में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन बोलते हैं या जनता का सदन बोलते हैं। लोकसभा इसीलिए इसका नाम रखा गया है लोगों की सभा, ठीक है। लोकसभा यानी आम जनता की सभा। यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभाओं द्वारा। किसका निर्वाचन किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं क्योंकि इसका जनता डायरेक्ट निर्वाचन नहीं करती है। जनता के बिहाफ पे जो चुने गए एमएलए हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य हैं, वो इसका निर्वाचन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का। और एक चीज़ और आप नोट कीजिए, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, ठीक है। उसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61th अमेंडमेंट किया गया संविधान में। 61वें संविधान संशोधन 1988 में इसकी जो आयु है, इसकी मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, ठीक। इतनी बात समझ में आई। फिर चौथा, इसमें जो अंतर है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 है। पहले 552 थी, ठीक है, पहले 552 थी, लेकिन 2 अंगल भारतीयों का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब जो अंगल भारतीयों का
किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। अंगल भारतीयों का जो मनोनीत किए जाते थे वो प्रावधान हटा दिया गया है कि कौन से संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऐसी यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य। 250 सदस्य होते हैं किसमें? राज्यसभा में। ठीक, इसके बाद जो लोकसभा के सदन की सदस्यता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको हम स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के सदन की जो अध्यक्षता करते हैं वो स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सदन की जो अध्यक्षता करते हैं वो सभापति यानी चेयरमैन और उपसभापति डिप्टी चेयरमैन करते हैं। ठीक है, चेयरमैन करेंगे और डिप्टी चेयरमैन करेंगे। इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, इनको सभापति और उपसभापति कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब भी सभापति के बारे में बात होगी तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष है, राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। जहां अध्यक्ष की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के बारे में बात हो रही है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष करने वाले को अध्यक्ष बोलते हैं और राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता करने वाले को क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं और सभापति बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, दोनों लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा में पदेन होते हैं, मतलब वो सर्वोच्च होते हैं। ठीक है, उनके जो फैसले होते हैं वो अंतिम होते हैं संसद की कार्यवाही में। इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति भी पदेन होते हैं और उनके जो निर्णय हैं वो राज्यसभा की कार्यवाही में अंतिम होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। और एक अंतर नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्यों में से बनाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्यों में से बनाए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो सदन के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कौन? चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, जब उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। लेकिन उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चेयरमैन राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होंगे या उपसभापति होंगे वो सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं और ये दोनों भी सदस्य होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों की सदस्यता जाएगी तो इनकी अध्यक्षता भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का सदस्यता जाती है या 1/3 सदस्यों की सेवा समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा अस्थाई सदन है। लोकसभा अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है। ठीक है, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा के सभी सदस्यों की सेवा समाप्त हो जाती है, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, दोबारा आम चुनाव होते हैं, नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, मैंने अभी आपको बताया प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए सदस्य अपने पदों पर बने रहते हैं, इसलिए स्थायी सदन है। नेक्स्ट, लोकसभा के बारे में कुछ विशिष्ट शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। दोनों सदनों को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि विशिष्ट शक्तियों से मतलब है जो केवल लोकसभा को लोकसभा के क्षेत्र में प्राप्त हैं और राज्यसभा को उनके क्षेत्र में प्राप्त है। ठीक है, वो शक्तियां ना तो जो राज्यसभा को प्राप्त हैं लोकसभा को प्राप्त नहीं है, लोकसभा को प्राप्त हैं राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। इनको ध्यान से पढ़ते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं विशेष शक्तियां। ठीक, पहले पढ़ेंगे लोकसभा की। हाँ, हम लोकसभा पढ़ रहे थे, लोकसभा की विशेष शक्तियां पढ़ेंगे। लोकसभा की पहले आपको ध्यान रखना है, लोकसभा धन के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक पर जो संचित निधि से अतिरिक्त व्यय है, ठीक है, संचित निधि से अतिरिक्त व्यय, संचित निधि पर मतदान नहीं होता है। संचित निधि से यानी अतिरिक्त व्यय यानी बजट पे जो मतदान होता है वो केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक जब भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, तो इस मामले में भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। धन विधेयक राज्यसभा में जाने से पहले एक प्रमाण पत्र मिलता है, उस अटैच होता है उसके विधेयक के साथ कि धन विधेयक है या नहीं, तो वो प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर है कि वो धन विधेयक को डिसाइड कर सकती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, जब साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होते हैं, ठीक है। मैंने आपको संविधान संशोधन संयुक्त अधिवेशन पढ़ाया था, जॉइंट सेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जब दोनों सदनों में गतिरोध होगा तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन में जो मेंबर्स की संख्या होती है यानी इनकी संख्या होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? लोकसभा की ज़्यादा होती है। तो लोकसभा का अकेला बहुमत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन के संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको ध्यान रखना है, एक विशेष शक्ति इसके पास ये भी है कि संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं लेकिन लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी पावर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ लिख रही हूँ, मंत्री परिषद की उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व मैंने आपको बताया था, मंत्री परिषद की उत्तरदायित्व किधर की तरफ होता है? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा या विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो वो किस सदन में पारित किया जाएगा? लोकसभा में। क्यों लोकसभा? क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है, इसीलिए मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा की विशेष पावर है। इसी तरह धन विधेयक के संबंध में लोकसभा पावरफुल है और संयुक्त अधिवेशन में। इसी तरह राज्यसभा के पास भी कोई विशेष पावर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो स्पेशल पावर्स या विशिष्ट शक्तियाँ पूछी जाती हैं वो राज्यसभा से पूछी जाती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा कोई भी ऐसी राज्य सूची का विषय जो सार्वजनिक महत्वपूर्ण कल्याण का है या सार्वजनिक महत्व का विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। कौन? राज्यसभा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत किसको दे सकती है? संसद को दे सकती है कि संसद इस पर कानून बना सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था शक्तियों का पृथक्करण है, केंद्र सूची पर बनाएगा कानून, राज्य सूची पर बना सकता है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची होती है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। लेकिन राज्य सूची के विषय में कभी राज्यसभा को ऐसा लगे कि कोई विषय ऐसा सार्वजनिक लोक महत्व का महत्वपूर्ण विषय है जिस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो अपने सदन में विशेष बहुमत से उसको पारित करके संसद को ऐसा अधिकार दे सकती है। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, सिर्फ राज्यसभा ही ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, किसके तहत? आर्टिकल 249 के तहत। इसी तरह आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है मतलब राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, राज्यसभा की स्पेशल पावर है। इसी तरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू होगी, यानी प्रस्ताव जो पेश किया जाएगा वो पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, पारित दोनों सदनों से समान बहुमत से होगा, लेकिन जो प्रस्ताव शुरू किया जाएगा वो राज्यसभा से शुरू किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। इसीलिए राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को शुरू कर सकती है। देखो ध्यान से सुनना है, शुरू कर सकती है, बाकी प्रस्ताव दोनों सदनों से समान रूप से पारित होगा,
लेकिन शुरू करने की इसकी पास स्पेशल पावर है, इसलिए इसको इसमें गिना जाता है। ठीक, इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर था वो आपका समाप्त हुआ। इसके बाद कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब राज्यसभा को इतना कमज़ोर सदन बनाया गया है, ठीक है, तो उसको क्यों अस्तित्व दिया गया। तो इसके संबंध में 2-4 पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिए। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा उसको यूएस की तरह पावरफुल नहीं बनाया गया, यूएस की तरह पावरफुल नहीं बनाया गया है। ठीक है, यूएस की तरह पावरफुल नहीं बनाया गया है और ना ही यूके की तरह बहुत कमज़ोर बनाया गया। यानी ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो बहुत कमज़ोर है, सारी पावर किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है यूके की तरह बहुत कमज़ोर भी नहीं बनाया है, हमने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। ठीक है, हमने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। अब यहाँ हम राज्यसभा के महत्व को पढ़ रहे थे, तो आपको 2-3 पॉइंट इसके लिए ध्यान रखने हैं। पहला तो बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो लोकसभा में जल्दबाजी में पास हो जाते हैं। ठीक है, कई कानून ऐसे हो गए जो लोकसभा में जल्दबाजी में पास हो गए, राज्यसभा उन पर ठहर कर सुकून से विचार करता है, इसीलिए ये पुनर्विचार करने के लिए किसी विधेयक को मौका देता है, इसीलिए महत्वपूर्ण सदन है। ठीक है, किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण सदन है। मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया, वैसे तो बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई विधेयक जल्दबाजी में पारित हो गया तो राज्यसभा उस पर विस्तार से पुनर्विचार करेगा और उसमें संशोधन प्रस्तावित करेगा, इसीलिए इसको पुनर्विचार का सदन कहा जाता है। यानी ये महत्वपूर्ण पुनर्विचार का सदन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपातकाल के संबंध में। ठीक है, आपातकाल के संबंध में इसके पास महत्वपूर्ण शक्ति हो जाती है आपातकालीन। ठीक है, आपातकालीन समय लिख सकते हैं। ठीक है, आपातकाल के समय क्या होता है, आपातकाल के समय सही लिखा था। आपातकाल के समय क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोकसभा विघटित है। ठीक है, कभी अचानक महत्वपूर्ण स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा विघटित है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अचानक परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि लोकसभा विघटित है और आपातकाल लागू करने की स्थिति बन जाए, तो राष्ट्रपति जो आपातकाल का अनुमोदन कराएंगे वो राज्यसभा से कराएंगे, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। लेकिन इसीलिए राज्यसभा को रखा गया है कि कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाए जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करना पड़े, तो राष्ट्रपति किसकी अनुमति से आपातकाल लागू करेंगे, किसके अनुमोदन के बाद आपातकाल को लाया जाएगा, राज्यसभा के। फिर लोकसभा जब दोबारा गठित होगी तो लोकसभा उससे अनुमोदन करेगी, तो वो आपातकाल जारी रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी देश में ऐसी अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें आपातकाल को लागू किया जाए या लगाना ज़रूरी हो जाए और लोकसभा उस टाइम विघटित है या सत्र नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, राज्यसभा से उसका अनुमोदन कराया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हमेशा अस्तित्व में रहता है, इसीलिए राज्यसभा से उसको अनुमोदित कराना आवश्यक है। तो राज्यसभा का जो महत्व है इस संबंध में सबसे ज़्यादा है कि आपातकाल के समय कार्य करती है। ठीक है, आपातकालीन समय में। तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स को लगाया गया है। ठीक है, राज्यों की अलग पावर है और केंद्र की अलग पावर है, लेकिन कभी कभार केंद्रीकरण ज़्यादा बढ़ जाए, इसीलिए राज्यसभा को गठित किया गया, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए राज्यों के हितों की रक्षा करता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का काम क्या है, राज्यों के हितों की रक्षा करना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये, इसीलिए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखता है। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है उसको बनाए रखता है, इसीलिए राज्यसभा की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर कौन लागू करता है, राज्यसभा। तो आपको ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट्स, कभी आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा आप एग्ज़ाम में भी आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी काम आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका राज्यसभा और लोकसभा कंप्लीट हो गया और कंपैरेटिव भी हमने पढ़ लिया, जो अंतर थे मेजर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके साथ मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा डिटेलिंग में भी पढ़ाया है, वो आप मेरी वीडियोज़ में जाके देखेंगे।
थैंक यू सो मच, आपका संसद कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।